नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और आज वाद संवाद में हम बात करेंगे संगठित बाजार और किसान पर। किसान हमारे लिए केवल अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में उसकी हिस्सेदारी करीब 14% की है। भारत के किसान दुनिया के कई देशों को अन्न का निर्यात भी करते हैं। भारत की कुल निर्यात में कृषि निर्यात का अंश करीब 17% है। बावजूद इसके करोड़ों लोगों को रोटी और रोजगार देने वाला हमारा किसान इसीलिए बदहाल है क्योंकि उसे उसके उत्पादों का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। बिचौलिए औने पौने दामों में उसके उत्पादों को खरीदकर बाजार में उसे कई गुना दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। व्यापारी से लेकर मंडी से जुड़े लोग तक उसका शोषण करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि कृषि उत्पादों के बाजार का असंगठित होना। एक अनुमान के अनुसार कृषि और उससे जुड़े उत्पादों का महज 4% कारोबार ही संगठित बाजार के तहत हो रहा है। किसानों को संगठित बाजार से जोड़कर उन्हें उनके उत्पादों का वाजिब दाम दिलाया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा का विषय भी इसीलिए संगठित बाजार और किसान है, यानी संगठित बाजार से क्या वाकई किसानों को लाभ होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली व्यापारी संघ के अध्यक्ष रमेश खन्ना जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विवेक शुक्ला जी और पंजाब के उद्यमी किसान पुनीत सिंह थिंडी। चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर आप सभी से हम चर्चा करेंगे कि दरअसल इसके आयाम क्या है और कैसे किसानों को इसके लाभ हो सकते हैं, और अगर लाभ हो सकते हैं तो क्यों किसान इसको लेकर आशंकित रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। बाजार किसी भी समाज का अनिवार्य हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि भारत में तो बाजार की गौरवशाली परंपरा भी रही है और आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ये बाजार दो तरीके का होता है, संगठित और असंगठित बाजार। हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजारों और गली मोहल्लों में किराना और छोटी मोटी दुकानों का चलन है। गांव देहात में साप्ताहिक या नियमित लगने वाले बाजार को हाट या पैठ भी कहा जाता है। इन बाजारों में किसान और छोटे कारोबारी अपना माल लाकर बेचते हैं। ये बाजार सरकारी नियम कानून और नियंत्रण से मुक्त होते हैं। नियम कानून के दायरे से आजाद कारोबार असंगठित क्षेत्र के तहत आता है। फेरी वाले, गली मोहल्ले के दुकानदार, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले और हाट व पैठ इसी बाजार के उदाहरण है। प्राचीन काल से बाजार की यही परंपरा रही है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ कारोबार का ढंग भी बदल रहा है। अब कारोबार व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होने लगा है। इसमें लाभ बहुत ज्यादा होता है। कंपनियां या व्यापारिक संस्थान इसका उदाहरण है। सरकारी नियमों के तहत और स्वनिर्मित संस्थान के नियंत्रण में काम करने वाले व्यापारिक संस्थाएं संगठित बाजार का अंग है। संगठित बाजार के पास असंगठित बाजार के मुकाबले अपने उत्पादों के मन मुताबिक कीमत हासिल करने और मोलभाव की ज्यादा ताकत होती है। उपभोक्ताओं का भी अब संगठित बाजार की ओर रुझान बढ़ रहा है। इसलिए अब देश में एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल रहे हैं। लेकिन फिर भी संगठित बाजार की हिस्सेदारी महज 4% है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये आंकड़ा 4% से बढ़कर करीब 15% हो जाएगा। फिलहाल तो 80% संगठित व्यापार केवल खुदरा क्षेत्र में ही हो रहा है। भारत में संगठित बाजार के विस्तार और बड़ी कंपनियों के आने से फिलहाल तो सबसे ज्यादा फायदा किसानों को ही मिल रहा है। उन्हें पहले के मुकाबले अपनी फसल की अच्छी कीमतें मिल रही हैं। भारत में किसानों और खुदरा कारोबारियों के बीच आमतौर पर 3-4 बिचौलिए होते हैं। संगठित बाजार इन बिचौलियों को हटाकर किसानों से सीधे उत्पाद खरीदता है। लिहाजा बिचौलियों का मुनाफा सीधा किसानों की जेब में जाता है। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि कैसे किसान पल पल ठगा जाता है और उसे अपने उत्पाद का ही सही दाम नहीं मिल पाता है। विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर पैनी निगाह रखते हैं। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। संगठित बाजार को लेकर अक्सर कई सवाल भी उठते रहते हैं, क्या वाकई में किसानों को इससे फायदा होगा? और साथ ही जो हमारे किसान है, जिन्हें कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से चीजें नहीं समझ पाते, उन्हें ये भी समझाइए कि वाकई में संगठित बाजार है क्या?
देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं सिनिकल नहीं होना चाह रहा, तो मुझे तो ये संगठित बाजार में संभावना ही नज़र आ रही हैं। और चूंकि अभी संगठित बाजार को लेकर कहा जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी इस क्षेत्र में और वो किसानों की जो प्रोड्यूस है वो खरीदेंगी, तो मुझे इसमें कोई आपत्तिजनक नज़र नहीं आ रही है बात, क्योंकि जब हमारी कंपनियां अन्य देशों में जा रही हैं, हमारे किसान दूसरे देशों में जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे जो थिंड भाई हैं ये कर रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और ये समय की भी मांग है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे इधर मंडियां काम कर रही हैं वो उससे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है ना। कि अब हाल का एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, हरियाणा में गोहाना और सांपला जैसी जगह में जो खरीद के दिन है, जब गेहूं खरीदी जानी है मंडी में, उस दिन वो 5-5, 6-6 दिन वो मंडी बंद है। आप अंदाजा लगाइए किसान की क्या स्थिति होती है। जी, मैं आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहूंगी। पुनीत जी, आप भी किसान हैं, आपको क्या लगता है कि ये संगठित बाजार अगर आ जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ जाएंगी, तो किसानों को कितना लाभ होगा, और अगर नहीं तो वो कौन से बिंदु हैं आपके पक्ष में? संगठित बाजार के आने से किसानों को लाभ ही लाभ होगा, या किसानों को बहुत एक सुनिश्चित कीमत उनकी उत्पाद की मिल जाएगी, ऐसी मुझे कोई संभावना अभी तक तो नज़र नहीं आ रही जी। किसान के तौर पर एक बात सही है कि जितने हमारे उपज के जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे, खरीदने वाले जितने ज़्यादा होंगे, उसका हमें बाजार में फ़ायदा मिलेगा। आपस में उनका एक कंपटीशन, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज। लेकिन जो अभी तक किसानों के साथ अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हमें ये लग रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम पर जितना बेनिफिट, जितना इंडस्ट्री को या इवन रिटेल एफडीआई के नाम पे जो कुछ इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए हैं, बातें हो रही थी कि 30 से 35% तक हमारी उपज सीधी ये रिटेल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर खरीदेगा। जी जी। आप एक सर्वे कंडक्ट करके देख लीजिए, मुझे लगता है कि 3 या 4% से ज़्यादा अभी ये हमारे किसान के प्रोडक्ट स्टोर में नहीं आ रहे। जी जी। तो बात ये हमें ऐसी कोई अभी तक संभावना नहीं नज़र आ रही कि पॉलिसी और प्रोसीजर दो अलग अलग चीज़ें हैं। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम कह सकते हैं कि ऑन पेपर ऐसे इनिशिएटिव हो सकते हैं फार्मर को दिखाने के लिए, शुगर कोटेड। यानी आपको लगता है कि भले ही कहा जा रहा हो सुनहरे सपने किसानों को दिखाए जा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत उसकी अलग है। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संगठित बाजार से आपको क्या लगता है कि किसानों को कितना हित होगा? आप क्योंकि एक व्यापारी हैं और अलग अलग तरह के लोगों से आपका संपर्क रहता है, आप इसे किस तरह से देखिए? पुनीत जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही, जब किसी एक प्रोडक्ट के अनेक खरीदार होंगे तो तभी एक अच्छा कीमत और अच्छा मूल्य किसान को मिल सकता है। अभी संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंदर जो हम फंसे हुए हैं, मेरा ये कहना है कि जो संगठित क्षेत्र होता है उसका अर्थ ये होता है कि वो लोग अपने व्यापार को संगठित तरीके से चलाते हैं जी। और जब वो संगठित तरीके से चलाएंगे तो उसका लाभ किसान को जरूर मिलेगा जी जी जी। लेकिन यहाँ पर संगठित क्षेत्र का अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों के आने को कहा जा रहा है कि ये संगठित क्षेत्र है और वो अच्छा कीमत किसान को देंगे, बीच में से बिचौलिए हट जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना बाजार खुला होगा, जितना खुला बाजार होगा उतना किसान को फायदा होगा। लेकिन जरूरत आज की तारीख में ये है कि सरकार अपनी ड्यूटी निभाए, वो किसानों के हित में ऐसे कायदे कानून बनाए और वहां की मंडियां, वहां के बाजार, वहां के जितने भी क्षेत्र की क्षेत्रीय मंडियां हैं वो उस कायदे कानून के हिसाब से चले। किसी भी प्रकार का किसान का शोषण नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, किसान का शोषण नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यही मकसद भी होना चाहिए कि किसान, जो कि रीढ़ की हड्डी जिसे हमने कहा हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की है, वो मजबूत अगर नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका किस तरीके से असर पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर हमारे देश के असंगठित बाजार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी को मिल रहा है तो वो इसी सेक्टर से मिल रहा है। बहुत बड़े पैमाने में लोग इस सेक्टर में लगे हुए हैं। अगर इसको हम ऑर्गेनाइज कर देंगे या फिर जिस तरीके से आपने कहा कि एक रूप देने की जरूरत है, उससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, मेरा मानना ये है कि मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिनिकल ढंग से नहीं ले रहा हूँ चीज़ों को। मैं ये कि हमारी इधर भी देखिए आईटीसी जैसी एक बड़ी कंपनी जो है, इस देश की प्रतिष्ठित कंपनी जो है, वो इस क्षेत्र में है और वो किसानों की प्रोड्यूस ले रही है और मुझे नहीं लगता कि किसी ने उस पर कोई आपत्ति की होगी। अमेरिका जैसे देशों की जो बड़ी कंपनी है वो एग्रीकल्चर फील्ड की हैं और बहुत ही वास्तव में बड़ी कंपनी है और किसानों और उनके बढ़िया संबंध बने हुए हैं, किसानों को लाभ हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं,
सरकार है, जो इससे जुड़े हुए विभाग हैं, वो एक इस तरह से ऐसी स्थितियां बनाएं, ऐसे नियम कानून हो जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। और देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनी भी जो आएंगी, बड़ी कंपनी भी आएंगी, वो भी लाभ के लिए आएंगी। वो अगर किसान को लाभ देंगी तो वो कोई धर्मशाला नहीं चला रही है, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो भी लाभ ही के लिए देश का किसान भी धर्मशाला नहीं चला रहा ना, चैरिटी नहीं चला रहा, उसे भी फायदा चाहिए, इसको तो समझना पड़ेगा। इस बात से हम इनकार कब कर रहे हैं? पुनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किसानों के सामने अपने उत्पाद बेचने में क्या क्या समस्याएं आती है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सपने कुछ और दिखाए जाते हैं और हकीकत कुछ होती है, आपको किस तरह की समस्याएं पेश आती हैं? देखिए, समस्या किसान को सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या आती है वो ये है कि चाहे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से या किसी बिचौलिए से डील करें, एक बाजार का नियम है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कोई डील होती है वो हमेशा बराबर के पार्टनर्स में हो सकती है। जी। और होनी भी चाहिए। जी। हमारे किसान जो हम ज़्यादातर किसान हैं, छोटे किसान हैं, और ख़ासकर जो बाज़ार में जिस प्रोडक्ट की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, गेहूं धान जैसी जिस पे MSP है, इस क्रॉप को अगर छोड़ दें तो हॉर्टिकल्चर या फ्रूट या सब्जी पैदा करने वाले किसान बहुत छोटे किसान हैं। जी। अब छोटा किसान अगर मीडिएटर के पास जाएगा, क्योंकि उसका एक तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। जी। तो मैं आपको जो बात असल इसमें जो मैटर करता है, बाजार की जो सक्सेस है या वैल्यू चेन में किसान कैसे आ सकता है, किसान जब तक अब लोकल लेवल पे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, जैसे अभी हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO में काम कर रहे हैं जी। वो एक ऐसा मॉडल है कि एक फार्मर की कंपनी, एक प्रोड्यूसर कंपनी किसी भी कंपनी से डील कर सकती है, वो चाहे कोई मीडिएटर है, लोकल लेवल का मीडिएटर है या कोई मल्टीनेशनल है। जी। अब क्या हो रहा है कि अब एक किसान इंडिविजुअल तौर पे अपनी एक जिसको एक बड़ी लिमिटेड नॉलेज है बाजार की, टेक्निकली उसको नॉलेज यानी कम आपका है। कहने का मतलब ये कंपनियां घाक के जैसे, उनके सामने जो ये छोटा किसान वो कहीं टिक नहीं पाता है, और जैसा कि आपने कहा बराबरी के जब लोग होते तब व्यापार होता है। देखिए, किसान के अगर किसान खुद ऑर्गेनाइज होके उसको एक कोऑपरेटिव में या किसी प्रोड्यूसर कंपनी में जब काम करता है तो उसका जो जिसको हम कहते हैं कि वाइब्रेंट मॉडल तभी बनता है। मैं आपके पास आना चाहूंगी शुक्ला जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जब व्यापार की बात आती है तो ये इतने बड़े बड़े घाघ है, जिन हम कंपनियों की बात कर रहे हैं, संगठित बाजार की बात करें, उनके सामने किसान कहीं टिक ही नहीं पाता है। यानी उनके क्या क्या नीतियां हैं, क्या उनके तरीके हैं, वही किसान नहीं समझ पाता, तो आगे कैसे चलेगा? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ये आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। मैं ठंड भाई ने जो कहा उससे मैं कहीं असहमत नहीं हूँ। मसला ये कि क्या हमारी जो कंपनियां हैं, जो शुगर गन्ना किसान है, जिस तरह से वो लेके जाते हैं और एक कच्ची पर्ची उनको दे दी जाती है, हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों के फंसे रहे। मेरा ये कहना है कि सरकार को सख्ती बरतनी होगी, जो नियम बनाए वो उनका पालन करना होगा। क्या हमारी भारतीय कंपनियां क्या बहुत दूध की धुली हैं क्या? है ना? और उस मिडल मैन जिस तरह से किसानों का शोषण कर रहा है, और कुछ बात वो हालांकि विषांतर होगा, मैं उसमें नहीं आऊंगा कि किसानों को भी सुधरना होगा। चलिए, किसानों को सुधरना होगा आप ये कह रहे हैं। पुनीत जी, आप बताइए, जैसे किसानों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं, उसका आप कैसे जवाब देंगे कि संगठित बाजार को लेकर क्यों इतना ज्यादा रुझान नहीं दिखाया जा रहा है? उसके पीछे यहाँ पर किसानों को ही दोषी ठहरा? मैं किसानों को दोषी नहीं ठहरा रहा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि एक पूरी नीति बने, सरकार देखे, एक मॉनिटरिंग एजेंसी हो, है ना? ये है। पुनीत जी, देखिए, आपका जवाब। हमारे देश में किसान को समझा क्या जाता है, एक दाने पैदा करने वाली मशीन के तौर पे देखा जाता है कि वो दाने पैदा करता रहे, दूसरे राज्यों में धान पंजाब से हम पैदा करके भेजते रहें, अपना ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते रहें और उसकी कीमत ना मांगे। जब कीमत मांगते हैं तो सुनने को मिलता है कि किसान को सुधरना चाहिए। मेरा मानना सिर्फ ये है कि जब तक किसान, और कहीं ना कहीं किसान जहाँ तक सुधरने की बात है उसमें मैं इत्फाक रखूँगा, किसान एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर किसान एक पावर ऑफ एक्यूमुलेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे इंडस्ट्री ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा है, चैम्बर्स बने हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य यही है कि किसानों के एक, अगर हम देश में देखें, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज तक हमें देखने को नहीं मिली जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करे। जिस दिन हम ये करने में कामयाब हो गए, मुझे लगता है ऐसी चर्चाओं की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें हमें सुनना पड़े कि किसान को सुधरना पड़ेगा। आप ही ने बताया, अभी एक स्टडी की बात कर रहे थे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कि 1 किलो चावल को प्रोड्यूस के लिए कितना पानी वहां पे जाता है। मेरा इस सेंस में था, सुधरने से नहीं, कि समझाया जाए, एक क्लास रूम उनके लिए भी हो। का मतलब जागरूकता होना चाहिए, जागरूकता वाला सवाल था। मैं इसमें थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मुझे कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, मुझे कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है कि एक किसान जो अपने खेत में जो कुछ भी पैदा करता है, उसकी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, उसको उसके ऊपर मुनाफा चाहिए अपना घर चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। जब उसको वो कीमत नहीं मिलती,
तो तब हम ये कहते हैं कि किसान का शोषण हो रहा है। अगर हम इसको सीधे सीधे रूप में ये देखें कि सरकार को सबसे पहले अपना दायित्व निभाना चाहिए, किसानों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आना चाहिए। जैसे पुनीत जी ने कहा कि कम से कम अगर व्यापार ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बड़े बड़े चैम्बर बने हुए हैं, उसी प्रकार किसानों का भी कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए। जैसे ये एक चैनल ही डेवलप किया है, मैं कहता हूं इसके लिए भी ये सरकार बड़ी साधुवाद की पात्र है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे इस दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि वही जैसा कि आपने कहा कि जानकारी नहीं मिल पाती, यही हमारी कोशिश भी है। हमारे साथ रामपाल जाट जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। धन्यवाद। राम राम साहब जी। रामपाल जी, हम बात करें संगठित बाजार की, और कहा यह जा रहा है कि किसान भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आशंकित रहता है और उसका भी व्यवहार ठीक नहीं रहता है, जिस वजह से उसको ठीक से दाम नहीं मिलते। आप पक्ष रखिए, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आती है, आपका अनुभव क्या कहता है? आज भी संगठित बाजार के सामने किसान असहाय महसूस करता है, किसान अकेला होता है। बाजार संगठित होकर किस ढंग से उसकी लूट की जाए उसका इसी पे ध्यान देता है। इसलिए अभी जयपुर में हमारे लोग मतीरा बेचने गए, ट्रक किराया करके, ट्रक का किराया 12,000 और मतीरों की कीमत मिली 8,000। वो छोड़ कर अपने ट्रक को आगे। अभी एक किसान गया जयपुर में तरबूज बेचने, वो जो तरबूज बेचने गया उसका तरबूज खरीदा 4 रुपए किलो, और वही तरबूज 1 घंटे बाद उपभोक्ता को बेचा गया 10 रुपए किलो। जिसने तरबूज पैदा किया, सारा खर्चा उसका, पूंजी उसकी, भूमि उसकी, श्रम उसका। जी रामपाल जी, आपने कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात की, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा जवाब शायद इस समस्या बताने का कोई तरीका भी नहीं हो सकता। मैं खन्ना जी आपसे इसका जवाब चाहूंगी। रामपाल जी ने जो यहाँ पर समस्या उठाई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि 2 विषय रामपाल जी ने उठाए। एक तो ये उठाया कि जी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत 4,000 और 8,000 और उसका जो भाड़ा है वो 12,000। अब बात यह है कि जो भाड़ा है वो तो वहाँ की डीजल और वहाँ की उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये भाड़ा तो कोई अपनी मर्जी से कीमत के हिसाब से तो कम या ज़्यादा कर नहीं सकता। फिर इसमें वही बात कहूँगा कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए कि आखिर उसकी जो उत्पादन है वो इतना सस्ता है तो भाड़ा इतना ज़्यादा क्यों? जी, क्योंकि भाड़ा भी तो उसकी कीमत में ही जुड़ेगा। जब वो उपभोक्ता तक मटेरियल पहुंचेगा तो उसकी भाड़े की जो भी कीमत है, जो प्रोड्यूस की कीमत है, वो कुल जोड़कर ही तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन इतना तो हमने देख लिया कि 4 रुपए किलो और 10 रुपए किलो, इतना इसमें 6 रुपए किलो बहुत बड़ी लगता है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि 4,000 की प्रोडक्ट पर 12,000 किराया लग रहा है तो ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है कि इसके अंदर सारा जो खेल है वो भाड़े का भी है। जी, वो उसमें आप बिचौलियों का भी खेल कर सकते हैं। बहुत सारे कारक रहते हैं, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। विवेक जी, प्रतिदिन लगने वाले जो हाट बाजार होते हैं उसमें एक अच्छी बात यह भी होती है कि किसानों को भले ही दाम कम मिले, जैसा कि अभी रामपाल जी ने अपनी समस्या बताई भी, लेकिन उससे यहाँ पर अच्छी बात है कि फौरन पैसा मिल जाता है और किसान के पास बहुत पूंजी नहीं होती। वो इंतजार नहीं कर सकता बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध करे और इंतजार करे कि उसे कब भुगतान किया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो उसके लिए फायदेमंद भी यही वजह है कि वो इसी रास्ते पर चलता रहता है। किसान बड़ा असहाय है, उसके पास उसके रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं उसके पास, और वो छोटे छोटे लाभ के लिए काम करता है। उसके तो कुल मिला के वो हाट बाजार में इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसको तुरंत लाभ मिल जाता है, लाभ मिल जाता है क्योंकि उसको अपना परिवार भी चलाना है ना। आप जैसे वर्किंग आदमी है शहरी, उसको 1 महीने की सैलरी अगर नहीं मिलेगी तो उसका पसीना छूट जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर किसान। तो यही है, तो मुझे लगता है कि वो ये देख रहा है कि अगर वो हाट बाजार में जा रहा है क्योंकि उसका जो उसकी प्रोड्यूस है उसका उसको पैसा मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप व्यापारियों की बात को बहुत सशक्त तरीके से रख रहे हैं। एक बात हमारी रिपोर्ट में भी सामने आई है कि व्यापारी और बिचौलिए किसानों का जमकर शोषण करते हैं। क्या ये बंद नहीं होना चाहिए? इस पर भी तो कुछ किया जाना चाहिए। अभी विवेक जी ने भी कहा कि छोटा किसान चाहता है कि नजदीक की किसी मंडी में, बाजार में, साप्ताहिक बाजार में मेरा माल बिक जाए और मुझे जल्द से जल्द पैसे मिल जाए और मैं अपने घर जाऊं। अब जब वो उसकी इतनी समर्थ नहीं है कि वो दूर की किसी मंडी में जा सके, वो नजदीक की किसी मंडी में अपना जब माल बेचेगा, वहां पर कोई छोटा व्यापारी बैठा हुआ 8-10 किसानों से माल इकट्ठा करके वो फिर उससे बड़ी मंडी में जाके उसको बेचेगा। अब आप उसको बिचौलिया कहेंगे तो आप बताएं, अगर हम उसको बीच में से हटा दें तो वो दूर की मंडी में वो छोटा किसान माल बेचने जाएगा क्या?
जी। जब वो माल बेचने जाएगा तो उसको भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो जब वो भाड़ा नहीं दे सकता तो वो बीच का आदमी जो उसको माल को इकट्ठा करके एक एक यूनिट को इकट्ठा करके 100 यूनिट करके बड़ी मंडी में बेचने जाएगा तो मुनाफा लेगा। फिर वो मंडी वाला आगे जाएगा। तो ये बिचौलिए तब खत्म होंगे जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। सरकार कुछ किसानों के क्षेत्र को संगठित करे, कुछ व्यापारियों के क्षेत्र को संगठित करे और फिर उनके बीच की जो दूरी है उसके अंदर कोई ऐसा माध्यम बनाए कि बीच के एक दो कड़िए जो है वो मिस हो सके। तो तब उसका लाभ किसान को मिल सके। मतलब है जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बिल्कुल इन्होंने बढ़िया बात की कि अब आप सुबह किसी दिन भी चले जाइए दिल्ली में गाजीपुर मंडी में, वहां पे आप देखिए कि जैसे टमाटर है जी, उसकी जो ए ग्रेड टमाटर है वो तो निकल जाता है, वो बिक जाता है जी। उसके बाद वो बी ग्रेड टमाटर, सी ग्रेड टमाटर जो है उसका कोई खरीदार नहीं होता, वो फेंकने की स्थितियां बनती। तो सवाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर सरकार वो किसान के हित की बात करती है और करनी पड़ेगी इस देश में। तो कि भैया वहां पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट तो लगाओ ताकि उसका लाभ हो। वरना खन्ना जी आपकी बात की को भी मैं यहाँ पे रखती हूँ और साथ जैसा कि आपने कहा कि कोई सिस्टम बनना चाहिए, यानी ये कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, जिसके चलते चाहे तमाम नीतियां योजनाएं बन जाए उसका किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। क्या इसका एक निवारण सहकारिता के जरिए निकल सकता है? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब कहीं मत जाइएगा, देखते रहें बात संवाद। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गिर, बी मुर्रा, सी कश्मीर में रोनी या डी जमुना पारी। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते शनिवार और रविवार सुबह 7:30 पर। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने चर्चा की कि किस तरीके से मंडी में जाकर किसान कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसका दाम औने पौने दाम उसको भुगतान किया जाता है। और बिचौलियों की जो संज्ञा अभी दी गई है, हमारे मेहमान की तरफ से खन्ना साहब ने समझाया कि बिचौलिए दरअसल है क्यों। मैं आपके पास आना चाहूंगी विवेक जी, आप क्योंकि मंडी को लगातार कवर करते आए हैं, जो खन्ना साहब ने यहाँ पे तर्क दिया, आप उसे मानते हैं कि वो तर्क संगत बात है उनकी? नहीं, जो आपने अभी उदाहरण दिया ब्रेक के समय, वो ये कि जो जैसे दिल्ली की एक मंडी है, वहाँ पे सुबह फूल आ रहा है, वो फूल जो है वो मंदिरों में चढ़ाए जाना है, और तो लेकिन उसमें वो बिचौलिया कहाँ से, बिचौलिए की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है, देखिए मंडी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बहुत ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ठंड जी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि समस्या यही है कि अब जैसे जब किसान वहाँ पे गेहूँ लेके जाता है तो उसकी नमी की चर्चा शुरू हो जाती है, उसकी फिर यह कि यूनिफॉर्मिटी का सवाल खड़ा हो जाता है और उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसका उत्पीड़न होता है किसान का। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे कोई ऐसी एजेंसीज काम करे, ऐसे सरकारी अफसर हों जिनकी ईमानदारी जो है वो किसी भी वो उन पे प्रश्न चिन्ह न लगाए जा सके, और तभी मुझे लगता है कि बात बनेगी। क्योंकि मंडी जो है लाइफ एंड सोल है इस क्षेत्र की। तो मुझे लगता है मंडी को और बेहतर ढंग से करना होगा सरकार को काम, और अभी नहीं है। जी जी, पुनीत जी आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मंडियों को लेकर के ये भी कहा जाता है कि जो बोली लगाई जाती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं और किसान तो समझ ही नहीं पाता दरअसल अंदर खेल क्या चल रहा है, कभी दाम घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। आप बताइए कि संगठित बाजार आपको नहीं लगता कि अगर आएगा तो ये समस्याएं दूर होंगी? देखिए 100 की एक बात है, संगठित बाजार के अलावा मुझे लगता है कि संगठित किसान ही इस समस्या का सबसे बड़ा हल है। जैसे रामपाल जाट जी ने, हमारे साथी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, 12,000 जो उन्होंने खर्चा किया, कहीं ना कहीं वो दिक्कत वॉल्यूम की रही होगी। 8,000 की उपज के ऊपर 12,000 कोई खर्चा इसीलिए करा गया क्योंकि वो वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम होने की वजह से एक या दो फार्मर की वो प्रोड्यूस रही होगी। जो हम ये प्रैक्टिकल जब हकीकत में जाके ग्राउंड में देखते हैं तो ये दिक्कतें सामने आती हैं कि एक किसान क्यों रिटेल नहीं कर पाता और वो कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि कस्टमर, जब हम प्रिंसिपली कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, हम चाहते हैं कि एक फार्मर
हर रोज सेम क्वालिटी सेम टाइम पे शहर आके डिलीवर करे, वो एक किसान के बस की बात है ही नहीं, चाहे हम कितना भी उसे उम्मीद लगाएं। दूसरी चीज है लैक ऑफ अवेयरनेस। फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन इरिस्पेक्टिव की वो किससे डील कर रहा है, सबसे ज़्यादा वजह उसकी ये है कि उसको मार्केट की अप टू डेट इंफॉर्मेशन ना होना या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का कहीं पता ना होना। कई बार ग्रेडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको रेट कई बार अच्छा इसलिए भी नहीं मिलता कि वो दड़े में सेल करने का आदी हो चुका है, उसको ग्रेडिंग पैकिंग जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड या 3 ग्रेड उसको इन चीज़ों का पता नहीं है। तो बात वहीं आती है कि हमें अपना नॉलेज सेंटर फार्मर को इकट्ठा होकर बनाना पड़ेगा, एक टीम बना के काम करना पड़ेगा। टीम में हर तरह से मेंबर होते हैं, कोई मार्केटिंग देख सकता है, कोई प्रोडक्शन, कोई सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन देख सकता है। और ये काम अभी मैं आपको एक मिसाल के तौर पे अंबाला का एक एग्जांपल देता हूँ। हम 70 डेयरी फार्मर अंबाला में पहले मिल्क प्लांट को दूध सप्लाई करते थे 3 महीने पहले। अब सभी किसानों ने इकट्ठा होके अपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। 2013 में एक्ट अमेंड हो चुका है और अभी प्रोड्यूसर कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं पूरे देश में। अब प्रोड्यूसर कंपनी में किसान अपना दूध लूज में सेल करने की बजाय उसको पैक करके घरों में डिलीवर करते हैं, लेकिन वो एक टीम के तौर पे काम हो रहा है। अगर आप कहो कि एक किसान अपने घर में कोई प्लांट लगा के जिसके पास 100-200 लीटर मिल्क है तो वो इम्पॉसिबल है। सो वैल्यू चेन क्रिएट करना जरूरी है। पुनीत जी, जो आपने कदम उठाए और उम्मीद करती हूँ कि जो किसान देख रहे हैं उन्हें भी उससे प्रेरणा मिलेगी और बहुत सराहनीय है। लेकिन बहुत सारे छोटे किसान हैं जो कि इतनी चीजें नहीं समझ पाते हैं। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि मंडी में किसानों के जो माल है वो बहुत सस्ते में बिक जाता है। हालांकि मंडी एक माध्यम भी है, लेकिन मंडी में उसका जो शोषण हो रहा है, ऐसे में क्या आप मंडी कानूनों में भी सोचते हैं कि बदलाव होना चाहिए? इस पर लंबे समय से बहस भी चलती आ रही है। ये देखिए, जैसे हमारे दोनों साथी अच्छी तरह जानते हैं कि पैनिक सेल होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में ही जिक्र किया कि हरियाणा में सांपला और गोहाना में ताज़ा ही उदाहरण है उसका कि किसान अपनी प्रोड्यूस लेके जा रहा है और वहाँ पे जो अधिकारी बैठा हुआ है या अधिकारीगण बैठे हुए हैं वो नदारद हैं, तो उसके बाद वो पैनिक सेल पे आ जाते हैं, वो कम सस्ता बेचने लगते हैं। ये सिर्फ हरियाणा की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूपी में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है। तो इसके लिए राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और केंद्र स्तर पे मुझे लगता है सिर्फ चुनावी घोषणा और चुनावी वायदे किसान के लिए करना ये बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट रहता है बोलना, लेकिन ये काम करने की जरूरत है। ये कि भाई मंडी को आप सुधारने की जरूरत है। जी, रमेश खन्ना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि विवेक जी ने कहा कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, काम करने की जरूरत है इस दिशा में। तो मंडी कानून में क्या बदलाव किया जाए जिससे किसानों को अधिक लाभ हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि इस चर्चा के माध्यम से एक तो ये हम तय करना चाह रहे हैं कि किसान को उसका वाजिब मूल्य क्यों कैसे मिले, और दूसरा हम ये तय करना चाह रहे हैं कि वो वाजिब मूल्य तब मिलेगा अगर बीच में से बिचौलिए हटा दिया जाए। जी, मैं अभी पुनीत जी की बात को पकड़ता हूँ। एक किसान जो दूध उत्पादन करता है, वो अपने यहाँ 200, 300, 400 किलो दूध उत्पादन करता है। उसके पास उसको बेचने के 2 माध्यम है, या तो वो स्वयं घर घर जाके लोगों को बेचे या वो किसी एक स्थान पर अपना दूध दे दे और अपने पैसे लेके अपने घर जाए। अब जिस एक स्थान पर वो अपना 400 किलो दूध बेचेगा, क्या उस व्यक्ति को आप बीच में से हटा सकते हैं कि ताकि वो मुनाफा ना ले? अगर वो उसको हटा दें तो वो क्या करेगा? इसका अर्थ क्या निकला कि 400 किलो दूध का उत्पादन करने वाले अगर 20-50 किसान किसी एक जगह सहकारिता माध्यम से एक जगह इकट्ठा करके उसका आगे वितरण करें तो उसमें थोड़ा सा मुनाफा तो वो जरूर लेंगे। अगर हम उनको बिचौलिए की परिभाषा करके ये कहें कि इनको बीच में चलिए खन्ना जी, आपने सहकारिता का जिक्र किया है तो इसी से जुड़ी हम अगली रिपोर्ट भी देख लेते हैं। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि किसानों को उनकी उत्पादों की अच्छी कीमत मिले, इसके लिए उन्हें भी संगठित होना पड़ेगा। बिल्कुल, किसान बाजार में अकेला होता है और मंडी में व्यापारियों की एकजुटता की वजह से वो अच्छी तरह से अपने उत्पादों का मोल भाव नहीं कर पाता, लिहाजा कर्ज के बोझ से वो दब जाता है और किसान लगातार शोषित होता रहता है, अपना माल व्यापारियों के हवाले होकर देता है। इससे बचने के लिए किसानों को स्थानीय स्तर पर एकजुट होकर अपनी सहकारी समितियां बनानी होगी, जिसके माध्यम से वो न केवल बिचौलियों के चंगुल से बचकर अपने उत्पादों का
उचित मूल्य हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में भी प्रतिष्ठित कर लाभ उठा कमा सकते हैं। और आपको बता दें कि अमूल और लिज्जत पापड़ इसके सफल उदाहरण है। सरकार भी किसानों को सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। सहकारी समितियां किसानों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर आगे चर्चा करते हैं। देश में किसान सहकारी समितियों के माध्यम से अपने उत्पादों का उचित मूल्य हासिल कर रहे हैं। कई सहकारी समितियों ने तो अपने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता कायम करते हुए उन्हें एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर दिया है। गुजरात का अमूल और लिज्जत पापड़ इसका एक उदाहरण है। सहकारी समितियों के जरिए स्थानीय किसान एकजुट होकर एक जैसी खेती करते हैं या फिर एक जैसा उत्पाद बनाकर उन्हें बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। सहकारी समितियों के सदस्य किसान ही होते हैं। समितियां अपने किसानों को जरूरत पड़ने पर वित्तीय मदद भी देती हैं और आधुनिक खेती का ज्ञान भी। सहकारी समितियों को बाजार का ज्ञान भी होता है। समितियों के पास किसान से ज्यादा संसाधन होता है, लिहाजा वह किसानों से उत्पाद खरीदकर भंडारण कर लेती है और उपयुक्त समय पर बाजार में अधिक कीमत मिलने पर उन्हें बेच देती है। बाद में यह लाभ समितियां किसानों को बांट देती हैं। सहकारी विपणन समितियों के पास व्यापारियों से मोल भाव की ज्यादा ताकत होती है। समितियां फसल बीमा की भी व्यवस्था कराती हैं ताकि किसानों की क्षति को कम किया जा सके। इतना ही नहीं, समितियां किसानों को उन्नत बीज, खाद और प्रशिक्षण मुहैया कराकर बढ़िया उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित भी करती हैं। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सहकारी समितियां जो हैं किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं, उनकी सफलता का मंत्र हो सकती है। हम पुनीत जी के पास चलेंगे जो कि एक किसान है। पुनीत जी, आपको क्या लगता है कि इन समितियों से किसानों को कितना लाभ हो सकता है? देखिए, जो समितियां अच्छा काम कर रही हैं, नेचुरली वहाँ किसानों को, जो उसके मेंबर है, उसका लाभ भी जरूर मिला है। हमें भी लाभ मिला है क्योंकि हम एक FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग राज्यों में हमने प्रोड्यूसर कंपनियां प्रमोट भी की हैं जी। इसका एक जो पहले बात खन्ना जी ने बात बताई थी, देखिए किसान का माल सिर्फ खरीदना, कोई इस पे एहसान करने वाली बात नहीं है जी। मैं दूध की आपको एग्जांपल बताऊं, ये कह रहे थे कि मेरे पास अगर 2 क्विंटल दूध है, 200 लीटर दूध है या 400 लीटर है, अगर कोई मीडिएटर मेरे गांव में आके मेरे डेयरी फार्म से दूध खरीद रहा है जी। और जैसा हमारे साथ हुआ था 26-27 रुपए में अगर कोई काउ मिल्क मेरे फार्म से खरीद रहा है और उसको 1 घंटे बाद जाके 45 रुपए में बेच रहा है, तो वो मुझ पे एहसान नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। और अब कोऑपरेटिव में उसका जो हमने हल निकाला वो ये था कि हम गांव में सदा कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखेगा। हमें स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वो दिन नहीं आएंगे पुनीत जी, ये हम आपको अच्छे दिन तभी आएंगे। नहीं, अच्छे दिन किसानों के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आते रहेंगे और जो समस्याएं हैं वो हम दूरदर्शन किसान के जरिए संबंधित स्तर पर पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खन्ना जी, आपसे हमने लगातार ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से मंडियों में ये काम चलता है। विवेक जी, यहाँ पर आपका मैं तभी ये जवाब चाहती थी कि सहकारी समितियां किसानों के लिए कितनी लाभदायक हो सकती हैं और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से लाभ पहुंचे, इसके लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी समस्याएं जिन्हें दूर करना पड़ेगा? ये 50 के दशक में गाडगिल कमेटी भी बनी थी जिसने इस देश में किसान इस कृषि क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की थी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि कोऑपरेटिव सेक्टर को उस तरह से गति नहीं दी गई। वो उसके कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, कमियां किसी ना किसी स्तर पे होंगी। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि किसी सरकार की कमी रही होगी, क्योंकि इस देश की कोई भी सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो किसानों के हित की बात नहीं सोच सकती। तो निश्चित रूप से कमी रही। जैसे हमारे ठिंड भाई ने बताया कि अंबाला का ये उदाहरण है, मुझे लगता है कि इतना शानदार उदाहरण है कि जब किसान कोऑपरेटिव के थ्रू अपने जो मिल्क प्रोड्यूस को जो बेचने लगे तो उनको अच्छा लाभ होने लगा। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे स्तरों पे और फिर उसको विस्तार दिया जाए तो ये उसका लाभ होगा। क्योंकि जब जैसे अगर किसान जब एक स्ट्रेंथ के साथ डील करेगा तो उसको लाभ होगा और मुझे लगता है कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और ये मैं जरूर कहूंगा
कि ये क्षेत्र जो है अभी उस ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। एक किसान है रामचंद्र चौबे जी है जो कि आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामचंद्र जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि सहकारिता से जो किसानों की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं, उन्हें उनके उत्पाद का सही दाम मिल सकता है। आप बताइए, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं और आपके जो आपसे संपर्क में जो किसान है उनकी स्थिति क्या है? मैडम जी, एक्चुअली किसानन का तो बहुत समस्या है। जी, हाँ, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हाँ मैडम जी, समस्या सबसे पहले तो ये है कि किसान यहाँ बहुत मेहनत के साथ जो सामान पैदा किया जाला जी, करते समय उचित मूल्य ना मिले। अच्छा, यानी बहुत मेहनत से वो अपना सामान पैदा करता है लेकिन उसे उचित मूल्य नहीं मिलता। हाँ, उनके बीच में दलाल पार्टी आके और सामान जो है खरीद लिए हैं और जो दुगना दाम में जाके बाजार बेची हैं, उचित मूल्य किसान के ना मिल पावाला। अच्छा, हाँ जी, शुक्रिया रामचंद्र जी बात करने के लिए। तो रामचंद्र जी ने जो हमें बताया वो उनका यही कहना है कि इन्होंने और शब्द का इस्तेमाल किया है बिचौलियों के लिए कि वो खरीद लेते हैं, वो महंगा बेचते हैं और उन्हें लाभ नहीं मिलता। रमेश खन्ना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता है कि सहकारी समितियों से किसानों का जो शोषण जो हो रहा है फिलहाल वो रुकेगा और जो स्थिति अभी हमारे साथ साझा की रामचंद्र जी ने वो नहीं बनेगी? देखिए, बात ये है कि ये तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आप खेत में पैदावार पैदा करते हैं जी, उसके बाद वो कंज्यूमर के घर जाती है, उसके बीच में कौन कौन सी स्टेजेस हैं जी जी, जहां से होकर उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। अगर आप उसको सीधा ही खेत में अपने हाथों में उठा के किसी कंज्यूमर के घर ले जाए, ये तो संभव नहीं है। जो उस खेत में पैदा होगा वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, उसकी सफाई होगी, उसकी पैकिंग होगी, उसमें भी लोग लगेंगे, उसका भी खर्चा बैठेगा। फिर उसके बाद उसको बोरी में भरा जाएगा, फिर ट्रकों में लादा जाएगा, उसका भी खर्चा लगेगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गोदाम में जाएगा। मैं तो बार बार एक बात पे स्ट्रेस ये करना चाहता हूं कि केवल किसानों का शोषण ये समझ के क्यों कहा जा रहा है कि बिचौलिए हैं बीच में। लेकिन खन्ना जी, होता ही है ना कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचना, बीच में जो गैर वाजिब चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूं, बीच में जो गैर वाजिब चीजें हैं जो किसान का हक खा रही हैं, उनको हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके हटा सकते? अच्छा, वो कौन कौन सी चीजें हैं आप बताइए, क्योंकि आप ये तो चर्चा का विषय है। मैं बताना चाहूंगा, जी, आप चर्चा का विषय है। ऐसी कौन कौन सी गैर वाजिब चीजें हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे पंजाब हरियाणा में काफ़ी एरिया बासमती के कल्टीवेशन में है। बासमती का जो पैडी का हमें मूल्य मिला था तकरीबन 4,000 से 4,500 रुपये क्विंटल मिला था। और उस समय दिल्ली में अगर जब हमने देखा जो बाजार में चावल बिक रहा था वो 90 से 100 रुपये के बीच में, 80 और 100 के बीच में था। अभी पिछले सीजन में हमारे पैडी का दाम कम से कम आधा रह गया। कल का रेट तकरीबन 1600-1700 रुपये था जी, अगर हम इसकी पैडी की बात करें। लेकिन कंज्यूमर आज भी उसी रेट पे चावल खरीद रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा, हमें ये जो इकोनॉमिक्स ये नहीं समझ आती कि जो मिडिल मैन है ये करता क्या और ये कमाता किस चीज से है। तो पुनीत जी, आप क्या कहते हैं कि जो सहकारी समितियां हैं उनका क्या यहाँ पर रोल उनका रोल क्या किसानों की तकदीर उनका रोल यही रह सकता है। कल भी हम मुक्तसर में पंजाब में इसी मीटिंग में थे कि किसानों को अब ये बात समझ आ चुकी कि आगे हमारे सामने बड़ी संकट में मैं कहूँगा सिचुएशन आ रही है, जब मिलर्स हमें पहले से कह रहे हैं कि आप 1509 या 11-21 ना लगाओ, क्योंकि वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कई ईरान पे बैन की बात है जी जी सॉरी। तो हमारे लिए डिस्ट्रेस सेल जो हम कहते हैं, अगर ऐसी नौबत हमारे सामने आ रही है तो हमें उससे बचने के लिए वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग का काम कुछ हद तक हमें अपने कंधों पे खुद लेना होगा। हम जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर मिडल मैन एक हमारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है तो हमें उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। जी जी जी। तो मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ, कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसी पर बात करेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं बिचौलिए, जो हालांकि आपको इस शब्द से थोड़ी सी आपत्ति हो रही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जिन बिचौलियों का हम जिक्र कर रहे हैं अगर उनको हटा दिया जाएगा तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी और आपका पक्ष क्या है वो भी जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या कहते हैं आपके खेत, जानिए फसल की ताजा स्थिति
कैसे करें इसकी देखभाल? देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किसानों को संगठित बाजार से कितना नफा हो सकता है या फिर जिस तरह की आशंका जाहिर की जाती है कि नुकसान ज्यादा होगा, उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रमेश जी, आपने कहा था कि आप कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखना चाहते हैं। मैं चाह रहा था कि अभी पुनीत जी ने जो एक एग्जाम्पल दिया, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। जिस प्रोडक्ट का वो जिक्र कर रहे हैं कि जब वो 40-45 रुपए किलो या क्विंटल 4,000-4,500 क्विंटल के भाव से बेचते थे, तो बाजार में 80 रुपए से 100 रुपए किलो बिकता था। जी जी। और आज जब वो 1600, 1700, 1800 तब भी उसी भाव बिक रहा है। ये क्यों? पुनीत जी, मैं आपको बताऊं, बेसिकली आप स्वयं देखें कि जहां आप रहते हैं, आपके घर के आसपास जितने भी बाजार हैं, क्या उसमें से आपको कोई भी ऐसा दुकानदार लगता है कोई 1000-2000 क्विंटल कोई अपने यहाँ पर कोई होर्डिंग कर ले? या थोड़ा और भी दूर किसी मंडी में चले जाओ तो कौन होर्डिंग करता है? होर्डिंग करते हैं ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके पास अंदाजा ही नहीं है कि धन कितना है। जी जी। वो करती हैं शोषण। जी। इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि रिटेल बाजार के अंदर एफडीआई को नहीं आना चाहिए। हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है, इतने हाथ हैं काम करने वाले, हमारे छोटे बाजारों को अगर एफडीआई का जिक्र नहीं करते और अन्य देशों से अगर हम उदाहरण करें, अगर हम चीन की बात करें तो उसने अपने ही बाजार को इस तरीके से डेवलप किया कि किसान वहां पर अपने दाम अच्छे से पा लेकिन उसने अपने लोगों को मरने नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने देश को लोगों को खड़ा किया। जी रमेश जी, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बिचौलियों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अगर सहकारी समितियों की अगर हम जो जिक्र कर रहे हैं वो प्रभावी हो जाता है तो ऐसे में क्या स्थिति होगी और ऐसे में बिचौलियों का क्या रोल रहेगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सहकारी समितियां बन जाएं जी तो वो बहुत अच्छा होगा और वो उसके बाद फिर समझ में भी आ जाएगा बिचौलिए कौन है। जी। बिचौलिए कोई नहीं है, हाथ तो चाहिए ना जी। जी जी। कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा है, वही लोग आपकी सहकारी समितियों में आएंगे। जी जी जी। लेकिन काम तो चाहिए ना। वो मुनाफा थोड़ा सा मैं इसीलिए समर्थन कर रहा हूं कि सहकारी समितियां बननी चाहिए जी। वो इसीलिए कर रहा हूं कि किसानों को कम से कम कुछ, जहां पर मैंने कहा जो बिचौलिए गैरबाजी में वो निकलने चाहिए। चलिए विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगी। विवेक जी, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि अमूल और लिज्जत पापड़ का किस तरीके से लगातार विस्तार हुआ और इनका उत्पादन किसान सहकारी समितियों के माध्यम से करते हैं। आज ये बाजार के रूप में एक सफल ब्रांड के रूप में भी स्थापित हो गया है। सहकारी समितियां तो और भी हैं, लेकिन इस तरह के ब्रांड वो नहीं बन पाते, वो कहीं विलुप्त से हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अमूल और लिज्जत पापड़ एक लीजेंडरी और आइकॉनिक ब्रांड बन गए हैं। और आज कार्यक्रम से पहले बात भी हो रही थी कि ये अब खुद बाजार में टर्म्स डिक्टेट करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जो ब्रांड बनता है वो कोई 1-2 साल में नहीं बनता, उसके लिए दशकों लगते हैं। तो ये जो बने हैं और वो अपने काम से बनते हैं, और जिस तरह की जो सेवा की है अमूल ने अपने क्षेत्र में गुजरात में या लिज्जत पापड़ में, और उसमें जिस तरह के लोग जुड़े रहे, कुरियन जी जैसे लोग और लिज्जत पापड़ से भी जिस तरह से लोग जुड़े रहे, इसके लिए बहुत सेवा का भाव हो। और मुझे लगता है और इस तरह से एजेंसीज आए। लेकिन विवेक जी, किसान से ज्यादा सेवा का भाव भला किसमें हो सकता है? नहीं तो वो भी तो किसान के, नहीं तो वो भी तो किसान की सेवा ही जुड़े हुए हैं, किसान का आंदोलन ही है ना वो। मेरे कहने का मतलब नहीं, किसान वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो देखिए अमूल जो है वो माइनस किसान के तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि कई लोग, उसके साथ साथ कुछ बेहतर लोग होंगे। शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने डॉक्टर कुरियन को बुलाया, बात शुरू हुई और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। तो मतलब सिर्फ किसान से ही बात नहीं होगी कि किसान आ जाए और वो कर ले, मेरठ का किसान बैठ के कर ले। उसके लिए कोई बेहतर टेक्नोक्रेट्स, समझदार लोग, वो मिलके काम होगी। देखिए, उसमें किसान भी जरूर महत्वपूर्ण है इस पूरे चर्चा में, और इसमें जो MS स्वामीनाथन जैसे लोग और नॉर्मन बोरलॉग जैसे लोग जरूरी हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो ब्रांड बने वो दशकों की मेहनत
के बाद चलिए, बने आप हैं। ब्रांड और मार्केटिंग की बात करें रमेश जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी यहाँ पर। आखिर हमारे देश में जो किसान है वो बहुत अच्छे और गुणवत्ता वाले उत्पादन तैयार करते हैं, आखिर इससे भी ब्रांड क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हम देख रहे हैं जबकि बाजार तो ब्रांड का है किसानों के लिए, इस बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बात फिर वही आ गई जी, जब सहकारी समितियां बनने लगेंगी, सरकार प्रोत्साहन करेगी किसानों का और उनको संगठित करेगी सहकारी समितियों के माध्यम से, फिर अपने आप उनका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड भी बनेगा। फिर उसमें ग्रेडेशन भी होगा, उसमें जो बहुत हल्का माल होगा वहां लोकल मंडियों में बिकेगा, उसके दाम थोड़े कम मिल जाएंगे। जो अच्छा उत्पादन होगा उसका ग्रेडेशन होगा तो उसके दाम अच्छे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को इस प्रकार से लाभ मिल सकता है। जी, चलिए पुनीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कह रहे हैं खन्ना जी कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ब्रांड बनेगा, समय लगता है, किसानों के लिए सहकारी समितियां बनी तो हैं, इसे लेकर सरकार कितना गंभीर है? आपको लगता है कि जितना फायदा होना चाहिए था वो हो पा रहा है किसानों को? ये एक अच्छी चीज़ जो अभी कुछ साल से हमारे देश में हो रही है और काफ़ी सराहनीय है। SFSC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड जैसी संस्थाएं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर पूरे देश में एक व्यापक स्तर पर किसानों के समूह, मैं थोड़ा इसमें क्लैरिफाई करूंगा कि हम सहकारी, कोऑपरेटिव और जो किसान उत्पादक संघ हैं, ये एक हाइब्रिड फॉर्म है जो प्राइवेट कंपनी की और एक कोऑपरेटिव की। आपको ये समझना होगा कि जो कोऑपरेटिव हमारे खासकर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सालों से ट्राई की गई लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके बाद एक हाइब्रिड फॉर्म तैयार की गई जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कुछ अच्छी बातें और कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर एक नया एक पॉलिसी बना के किसान उत्पादक संघ प्रमोट करने के लिए एक निश्चय किया गया। दोनों संस्थाएं SFSC और नाबार्ड मिलकर पूरे देश में ऐसे उत्पादक संघ बना रहे हैं जिनका बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है। अभी रिसेंटली हरियाणा में जो गुड़गांव में एक समिट के बाद हरियाणा फ्रेश के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया गया जो केवल किसान उत्पादक संघ का जो प्रोड्यूस होगा उसकी मार्केटिंग एक व्यापक स्तर पे हरियाणा में और दिल्ली में की जाएगी। ये इनिशिएटिव आई थिंक काफी लंबा जा सकते हैं किसानों को मार्केट से जोड़ने के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपने उठाया है पुनीत जी। रमेश जी, यहाँ पर मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी कि किसानों को मार्केटिंग नहीं आती, हम सभी जानते हैं, ऐसे में क्या उन्हें एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वो और जागरूक हो सके, अपने हक को समझ सके? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, आज सरकार की कई ऐसी एजेंसियां हैं जो समाज के दबे कुचले वर्गों को और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं व्यापार करने की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने की, कॉटेज इंडस्ट्री लगाने की, भी किस प्रकार से रोजगार पैदा किया जा सके। तो ये भी एक क्षेत्र है। किसानों को भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। को मार्केटिंग कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिसको सीखने के लिए बहुत वो चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि कई लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उन्होंने मार्केटिंग के अंदर एक ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये मैं इससे सहमत हूँ, किसानों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जब समितियों की बात करते हैं तो समितियों के माध्यम से उनको मार्केटिंग का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। फिर अपने आप उनका प्रोडक्ट भी ब्रांड बनेगा और मार्केट में अच्छी कीमत लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुनीत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर किसान जो है वो अनपढ़ होते हैं या फिर वे बाजार और कीमत के बारे में ज्यादा जागरूक होते ही नहीं, इसीलिए वो अपना माल जो है बहुत सस्ते में बेच देते हैं। उसे कैसे बाजार के प्रति सचेत किया जाए और जागरूक किया जा सकता है? आपके यहाँ पर क्या सभी देखिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किस्म से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। मैं ऐसा भी नहीं मानूंगा कि ज़्यादातर किसानों को बाजार का पता नहीं होता। खासकर अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं तो आप किसी भी गांव में जाके किसान से पूछ लीजिए, एटलीस्ट उसको मार्केट का पता है। लेकिन दूर इलाके हैं, बहुत पिछड़े नहीं, वो मैं मान रहा हूं, लेकिन आप एटलीस्ट जिनको पता है आप उनको अप्रिशिएट तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनकी सराहना हम हमेशा माइंड में रख के चलते कि बेचारा किसान दबा कुचला है। और जो अलग अलग तरह के किसान है, ऐसे किसान आपको मिल जाएंगे जो सारा दिन व्हाट्सएप पे रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि किसान एक डिस्ट्रेस सेल क्यों करता है। किसी किसान के पास अगर 3-4 लाख पहले ही उसका आड़ती का चला हुआ है तो फसल बेचना एक तो उसकी मजबूरी है। वो कहीं ना कहीं किसी अपने घरेलू
हालात की वजह से या अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको वो सेल करनी पड़ती है। कई बार वो बाय चॉइस नहीं, बाय कंपल्शन उसको वो बेचनी पड़ती है। हमें ज़रूरत है किसान को, देखिए एक बात से या एक इनिशिएटिव से किसान की हालात नहीं सुधरने वाली, हमें क्रेडिट फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा। जितने ग्रुप पूंजी भी होना चाहिए, जितने ग्रुप आप किसान समितियों की अभी बात कर रहे थे, देखो किसान समितियां या एफपीओ देश में बहुत बने हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत काम करने में आती है। पैसे का काम पैसे से होना है। बहुत सारे समूह को मैं जानता हूँ जो अच्छे बने हुए हैं, बड़ा उनमें एक मोटिवेशन भी था बनाते हुए, लेकिन एक लिमिट के बाद आकर वो अपनी इक्विटी लगा के बैठे हैं, लेकिन उनके पास यानी इच्छा शक्ति भी है और करना भी चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। ये आपने यहाँ पर बात रखी है। और हालांकि जैसा कि आपने बताया कि बहुत तरह के किसान हैं जो बहुत टेक सेवी भी है, जो जिनके पास अच्छा पूंजी भी है। वो बात भी समझनी होगी कि अलग अलग तरह के किसानों के हिसाब से भी नीतियां होनी चाहिए, जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, लेकिन आप सभी से मैं एक एक बिंदु जानना चाहूंगी, आपके अपने पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। खन्ना जी, सबसे पहले आप बताइए कि संगठित बाजार और किसान को लेकर आप संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार बाजार संगठित होना चाहिए, किसान भी संगठित होना चाहिए। किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए, उनकी समितियां बनानी चाहिए। और जो बार बार एक व्यापारी होने के नाते जो ये बिचौलियों वाली बात आती है, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं, जो बिचौलिए इस प्रकार के हैं कि जो जानबूझकर मुनाफा किसान का खा रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने में कोई बुराई नहीं। जी, देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस तरह के लोग, जैसे हरियाणा में ये मंडी अधिकारियों से मिल के उनको कि भैया आप छुट्टी ले लीजिए और डिस्ट्रेस सेल की हालात पैदा करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल हटें बाजार से और कोऑपरेटिव मूवमेंट को और सशक्त करने की जरूरत है, उसे खत्म करने की जरूरत है। और सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिए। जी, पुनीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूंगा कि चाहे कोई बिचौलिया हो या हमारे सामने कोई मल्टीनेशनल हो, जो आज के हालात हैं, हमारे सामने ये चीज निश्चित है कि हमें इनसे डील करना पड़ेगा। और ये निश्चित है, उससे डरना क्या। इन बिचौलियों और मिडलमैन या मल्टीनेशनल से डील करने का एक ही हथियार है, अपने आप को इतना सशक्त करना, संगठित करना और नॉलेज लेना। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज इज नो एक्सक्यूज। कोई संस्था या कोई सरकार हमें इसके लिए, सिर्फ हमें नॉलेज ना होना, इस वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और जैसी बातें आज हमने बिल्कुल, तो यानी ज्ञान के अभाव के चलते उसका शोषण ना हो, ये पुनीत जी का कहना है। और यही मूल मंत्र भी है, अगर आपके पास जानकारी होगी तो सबसे बड़ा हथियार है वो आपके लिए, और आप उन योजनाओं का, नीतियों का भी लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपका शोषण करने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आप सशक्त तरीके से जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ ही आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। वाद संवाद में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, जो कि सीधे जुड़ा होगा आप यानी किसानों से। नमस्कार।